नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने अपने प्रदर्शन का आकलन करने में लगे हुए हैं। बीजेपी को जिन राज्यों में खासा नुकसान उठाना पड़ा है उनमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने राज्य का दौरा कर पार्टी नेताओं से हार के कारणों को जाना। वहीं कांग्रेस का इस बार भी मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया। वहां हार की समीक्षा के लिए पार्टी ने 7 समितियां बना दी हैं। आइए पहले देखते हैं कि यूपी में लगे झटके के बाद बीजेपी इसका क्या कारण मान रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने समीक्षा बैठक करके यह जानने की कोशिश की कि जिस उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे ज्यादा जीत की उम्मीदें थीं, वहीं से सबसे ज्यादा निराशा क्यों मिली। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता दलित और पिछड़े वोट बैंक को लेकर है। माना जाता रहा है कि पिछले कुछ चुनावों में पिछड़े और दलित वोटरों ने जमकर बीजेपी का साथ दिया, लेकिन इस बार ये वोट बैंक बीजेपी से खिसक गया। बीजेपी इसका कारण और निवारण दोनों ढूंढने में लगी हुई है। इसी वजह से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने बीजेपी के नेताओं, जिनमें खास तौर पर दलित समाज से आने वाले मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल थे, उनके साथ बैठकर समीक्षा बैठक की। देखिए, माननीय बीएल संतोष जी लखनऊ आए थे। 2 दिनों तक वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और बीते दिनों में जो नतीजे निकल के आए, 2024 के जो रिजल्ट निकल के आए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की सोच रख रही थी, जिस तरीके की उम्मीद रख रही थी, उस तरीके के रिजल्ट नहीं आए। उस पर चिंतन मनन हुआ और तय हुआ कि जो अगले कुछ दिनों में इलेक्शन होने हैं, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीत हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि दलित और पिछड़े बीजेपी से दूर क्यों हुए। क्या सिर्फ संविधान बदलने को लेकर फैली खबर इसकी वजह थी या कुछ और? क्या वोटरों में ये संदेश गया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है? क्या कुछ सांसदों को फिर से टिकट दिए जाने से नाराजगी के ये नतीजे आए? क्या संगठन में तालमेल की कमी से वोटर बीजेपी से छिटक गए? क्या लाभार्थी वोटरों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया? बीएल संतोष द्वारा बुलाई गई भारतीय जनता पार्टी की बैठक में बीते दिनों जिस तरह पार्टी ने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग की तरफ कदम बढ़ाया है, उससे ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने पराजय के कारणों को समझने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2019, 2017, 2022 में अच्छा प्रदर्शन महज इसलिए किया क्योंकि वह माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स कर रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि ज़्यादातर नेताओं ने अपने फीडबैक में कहा कि संविधान बदलने से लेकर आरक्षण का मुद्दा वोटरों के मन में घर कर गया। नेताओं ने कहा कि विपक्षी वोटरों को ये समझाने में सफल रहे कि सरकारी नौकरी है नहीं और आउटसोर्सिंग के जरिए लगने वाली जो नौकरी है उसमें आरक्षण ना देकर बीजेपी आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की चिंता पिछड़ों के वोटों को लेकर भी है। माना जाता है कि गैर यादव ओबीसी का बड़ा तबका बीजेपी के साथ था, लेकिन इस बार वो इंडिया अलायंस के साथ चला गया। बीजेपी इसके भी कारण समझने की लगातार कोशिश कर रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में बेहतर ना कर पाने की वजह ढूंढने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेहतर करने पर खास फोकस कर रही है। बीजेपी ये चाहती है कि वो लोगों को जता सके कि लोगों की नाराज़गी पार्टी से नहीं थी। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस समीक्षा बैठक के बाद पार्टी की रणनीति में किस तरह का बदलाव आता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस इस बार छिंदवाड़ा भी नहीं बचा सकी। राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। अब वरिष्ठ नेता 7 समितियों के माध्यम से पता लगाएंगे कि कहां कमी रह गई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अपनी ताकत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक योजना बना रही है। इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन उम्मीदवारों से प्रतिक्रिया लेना है जिन्होंने दोनों चुनावों में भाग लिया और हार गए। इस काम के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 7 कमेटियां बनाई हैं, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हैं। ये नेता उन समितियों का नेतृत्व करेंगे जो वैचारिक और प्रशिक्षण, समन्वय कार्यक्रम, अनुशासन और पार्टी के कोर वोट बैंक को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर काम करेंगी। कांग्रेस पार्टी किस तरह से हम मजबूत होगी, उसके ऊपर चर्चा होगी और जो कार्यकर्ताओं की आवाज है वो एआईसीसी साथ में मिलकर कार्य योजना बनाएगी।
उम्मीदवारों से खास प्रारूप के आधार पर विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया है, जिसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के प्रमुख कारण और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के सुझाव शामिल हैं। हार के कारण तो जनता ने साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं हमारी संगठन में थोड़ी बहुत कमजोरी, जो हमें काम करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस नई संगठनात्मक संरचना में कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इससे पार्टी के भीतर भी कुछ भौहें तन रही हैं और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। इस मंथन के बाद कांग्रेस ने अलग अलग जवाबदारी देते हुए 7 अलग अलग समिति बनाई है, जिसकी जवाबदारी अलग अलग बड़े नेताओं को दी है। इन समितियों में प्रदेश के हर छोटे बड़े नेता को शामिल किया गया, लेकिन सूची देखने के बाद आश्चर्य हो रहा है कि इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का नाम नदारद है। कमलनाथ जी को उन 7 समितियों में से एक में भी जगह नहीं दी गई। समझा जा सकता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। बात तो खड़े होने की कर रही, लेकिन इस फैसले के बाद कांग्रेस का लड़खड़ाना तय है। उम्मीदवारों से कुल डाले गए वोट और उन्हें मिले वोट के आंकड़े भी मांगे गए हैं, जिसमें जीत और हार का अंतर शामिल है। इन आंकड़ों से पार्टी नई रणनीति बनाएगी, जिसका मकसद पार्टी की स्थिति को मजबूत करना और भविष्य के चुनावी संघर्षों की तैयारी करना है। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। वहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत पर मतदान से पहले बीजेपी समेत विपक्षी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था। इसके बाद शाम को आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर दिया गया, जिसमें 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें जेएमएम के कोटे से चंपई सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मंत्री बनाया गया है। बैद्यनाथ राम, बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन को शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस के कोटे की बात करें तो इसमें रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, इन्हें शामिल किया गया है। आरजेडी कोटे से भी मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता। और इसमें बदलाव किया गया है। कांग्रेस की ओर से बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे से को शामिल किया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक नया चेहरा बैद्यनाथ राम भी इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से मंत्री बन गए। ऐसा कम ही होता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी नेता राज्य में मंत्री बने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के साथ ऐसा हो चुका है। वे अगस्त 2002 से लेकर नवंबर 2005 तक मुख्यमंत्री रहे, फिर 2008 में शिवराज सरकार में मंत्री बन गए थे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए। मनीष, ये जो आज मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, राज्य में 3-4 महीने ही बचे हैं विधानसभा चुनाव में, क्या इसको भी ध्यान में रखकर मंत्रियों का चयन किया गया? और कांग्रेस में जो बदलाव किया गया और चंपई सोरेन को फिर से मंत्री बनाया गया, इसके पीछे क्या इंटरनल डायनामिक्स है? देखिए, चंपई सोरेन के बारे में आपको बता दूं, वो चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो या शिबू सोरेन की 7 दिनों की सरकार हो या कुछ महीनों की सरकार हो, चंपई सोरेन हर मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। निश्चित रूप से चूंकि वो अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कैबिनेट में जब आज वो दिलाई जा रही थी तो सबसे पहला नाम उन्हीं का था, यानी कि वो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मंत्री होते हैं। और आपने जैसा कि कहा, बाबूलाल गौर का आपने उदाहरण दिया, वैसे ही आपको याद हो तो देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के बाद वो उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि उप मुख्यमंत्री कह के कोई शपथ नहीं होती है, वो मंत्री के रूप में ही शपथ दिलाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने लोकसभा के जो परिणाम हैं उसको ध्यान में रखकर पूरा कैबिनेट का जो है जो गठन किया है। उन्होंने अपने छोटे भाई वसंत सोरेन को ड्रॉप किया, उनकी जगह बैद्यनाथ राम को लाया, क्योंकि झारखंड में महागठबंधन अगर 5 सीटें जीती हैं तो उसमें ना केवल आदिवासियों का समर्थन था, बल्कि साथ ही साथ दलितों का एक बड़े वर्ग ने खुलकर उनके पक्ष में वोटिंग की, जिसके परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं कि बैद्यनाथ राम को रिवॉर्ड में ये मंत्री पद मिला है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री आलमगीर आलम, आपको मालूम है भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, वो जेल में है, तो उनकी जगह एक मुस्लिम विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल में लिया गया। और साथ ही साथ बादल पत्रलेख की जगह, बादल पत्रलेख को परफॉर्मेंस के आधार पर ड्रॉप किया गया, उनकी जगह जो महागामा से विधायक हैं दीपिका पांडे, उनको लिया गया है। दीपिका पांडे वही विधायक हैं जिन्हें गोड्डा से लोकसभा का टिकट देकर विड्रॉ किया गया था और उनकी जगह प्रदीप यादव को लड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबने आगामी विधानसभा चुनाव के
को ध्यान में रखकर जी। अपने समीकरण को, अपने आधारभूत वोटर को साधने की कोशिश की है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद ये उनका पहला पूर्वोत्तर का दौरा है। राहुल गांधी का असम होते हुए मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके जिरीबाम पहुंचने का कार्यक्रम था और इसके अलावा चूरा चांदपुर पहुंचकर उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बातचीत भी की है। आपको बता दें कि मणिपुर पिछले 1 साल से हिंसा से प्रभावित है। इसी कड़ी में जून के पहले सप्ताह में जिरीबाम में हिंसा भड़की थी। बीते 1 साल में राहुल की ये तीसरी मणिपुर यात्रा है। इसके पहले उन्होंने जनवरी 2024 में मणिपुर के धौबल से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। और हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। रतनदीप, हमने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने कहा कि वो कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो उनका तीसरा दौरा है मणिपुर का, इसके कई राजनीतिक आयाम भी हैं। यहाँ ज़रूर, और जो ये जो दौरा है इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बतौर विरोधी नेता के रूप में जो नेता विपक्ष के रूप में जो स्पीच रखा था, उसमें मणिपुर के मामले को लेके सरकार को घेरने की कोशिश की। और इसके पहले भी राहुल गांधी 2 बार मणिपुर आए हुए थे, जो पिछले साल जो जाति हिंसा हुई है इसके बाद, और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उन्होंने मणिपुर से शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं पे जो लोकसभा चुनाव में मणिपुर को एक बहुत बड़ा मुद्दा के रूप में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के बहुत पार्टियों ने इसको लेके जो सरकार में बीजेपी को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने बार बार ये बात दोहराई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है, और आज थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री को अपील की कि वो एक बार मणिपुर आए। और इसके पहले आज उन्होंने जिस तरह से पहले वो जिरीबाम गए, जहाँ पे कि पिछले महीने वहाँ पे कुछ अशांति हुई और इसके चलते लोग अपने घरों को छोड़ के जो साथ में ही सटा हुआ है असम, वहाँ पे शरण लिए हुए हैं, वहाँ उन लोगों से बात की। इसके बाद वो चूराचांदपुर गए, जहाँ पे कि कुकी जोमी समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पे बात की। इसके बाद मोइरांग आए बिष्णुपुर ज़िले में, वहाँ पे मेते समुदाय के लोगों से बात की। तो एक तरह से एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जो नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेके सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ग्राउंड ज़ीरो मणिपुर में आके इस मुद्दे के ऊपर लोगों से मिलके एक बातचीत करके उनका जो फीडबैक है वो लेके फिर से आगे आने वाले जो बजट सेशन है उसमें शायद फिर से मणिपुर वाले इशू को लेके विपक्ष, कांग्रेस और विपक्ष सरकार को घेरने की ज़रूर कोशिश करेगी। और इसका जो एक राजनीतिक मुनाफा वो कांग्रेस का ज़रूर मिला है। लोकसभा चुनाव में मणिपुर के दोनों सीट कांग्रेस जीती है। इसके साथ साथ उत्तर पूर्व में जैसे नागालैंड में एक सीट उनको मिली है, मेघालय में एक सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं पे उत्तर पूर्व में जो राजनीतिक जो ज़मीन कांग्रेस के हाथ से छूट गई थी, उसको वापस पाने की भी एक कवायद जरूर शुरू की है राहुल गांधी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रतनदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और 2024 ओलंपिक के मद्देनजर अदानी समूह ने भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें अपना पूरा समर्थन देने के इरादे से #देश का गीत @ओलंपिक्स नाम से कैंपेन शुरू किया है। इसका थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया गया है। अभ्यास नहीं, रियाज करते हैं।
हर एक सुर को तराशते हैं, राग को, धुन को, लय को, आलाप को, हर उतार चढ़ाव को बार बार दोहराते हैं। रियाज करते हैं, जीत के लिए नहीं, जीत के गीत के लिए। उस एक पल के लिए कि जब हम खड़े होंगे वहां, तो सिर्फ हम नहीं खड़े होंगे, पूरा देश खड़ा होगा अपने सबसे प्यारे गीत को सुनने के लिए। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सवाल ये कि क्या बद इंतजामी के कारण बारिश से अधिक तबाही हो रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली, मुंबई में हुई भारी बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं पूर्वोत्तर में हालात भयावह होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इंतजाम नहीं होने की वजह से बारिश के चलते ज़्यादा तबाही हो रही है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।